नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं और क्लास 9th की बायोलॉजी पार्ट 2 हम लोग लेके आए हैं। कॉपी पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था नोट्स बनाने में और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं एक नया कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यहीं पे रीडिंग लगाऊंगा, यहीं पे अच्छे समझाऊंगा। एक बार एक वीडियो आप देख कर देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसमें सुधार करूँगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे कि कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने आपको कल बताया था कि कोशिका के बारे में पहला पार्ट में, जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे प्लीज़ पहला पार्ट जरूर देख ले, तब आप ये दूसरा पार्ट देखें। कोशिका में बताया था कि ये कोशिका है और उसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक होता है। केंद्रक, ये केंद्रक होता है। ठीक है, समझ जाइए। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका की झिल्ली है तो इसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, आज इस सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यह सब जीव द्रव्य भरा होता है, मैंने पिछले वीडियो में सब बताया हुआ था। इसमें जीव द्रव्य भरा होता है। केंद्रक के बीच में जो जीव द्रव्य वाला भाग भरा रहता है, क्योंकि जीव द्रव्य इसमें भी भरा रहेगा, तो वह जीव द्रव्य जो केंद्रक के बीच में रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। मैंने यह सब पीछे के वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, और यह सब कोशिका द्रव्य है और सब मिला के जितना केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक के बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिला के जीव द्रव्य कहलाती है। समझ में आ गया, इतना तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैंने ये बताया था आप लोग को कि कोशिका के बीच में बहुत सारा अंगक होता है, जो बहुत सारा अंग होता है कोशिका के बीच में, जिसे कोशिकांग कहते हैं, कोशिका का अंग कहते हैं, कोशिकांग। जैसे राइबोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी काय हो गया। तो यह सब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, तो यह सब कोशिका का अंगक है। समझ में आ गया। अब यह सब अंगक के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। बहुत सारा अंगक होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटक से होता है। कोशिका का निर्माण बहुत सारे घटक से, देख लीजिए, एक कोशिका है, इसके अंदर जीव द्रव्य है, बहुत सारा अंग है, तब जाके मिलकर एक कोशिका बनती है। तो वहीं लिखा है कोशिका का निर्माण विभिन्न घटक से होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का सब, यह सब क्या है, अंग है। जीव द्रव्य भी एक कोशिकांग है, राइबोसोम भी कोशिकांग है। जितना भी कोशिका के अंदर पाया जाता है वह कोशिका का अंग है, यानी कोशिकांग है। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि कोशिका के निर्माण में बहुत सारे घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि जितना भी कोशिकांग है सबका अपना अपना कार्य होता है। ठीक है, यही बोल रहा है कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। यह सब कोशिकांग के कारण ही कोशिका को हम क्या बोलते हैं कि कोशिका एक जीवित संरचना है, यानी कोशिका जीवित होती है। ठीक है, कोशिका एक जीवित संरचना है कोशिका के कारण ही। अब हाँ, आप लोग के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि कोशिका को हम लोग सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये बोल सकते हैं कि कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के भीतर भी इससे छोटी छोटी सब अंग है। कोशिका के भीतर भी इससे छोटा है, क्योंकि यह सब जो अंग है ना, यह सब माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा, सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ, जो 1,80,000 गुना इसे अधिक ज़्यादा दिखा सकता था, एमनॉल और इरस्का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसका आविष्कार किया था, तब जाके पता चला कि इसके अंदर बहुत सारा कोशिकांग भी है। ठीक है, तो कोशिका से भी छोटे छोटे अंग मौजूद है, लेकिन जीवन की क्रियात्मक इकाई कोशिका को ही क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, कोशिका की सबसे छोटी इकाई कोशिका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका जो होती है ना, वह संपूर्ण क्रिया करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे अगर राइबोसोम को बोल दिया जाए कि राइबोसोम श्वास ले ले, प्रोटीन निर्माण तो करता है, एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ का परिवहन कर दे, तो अकेले राइबोसोम सब काम नहीं करेगा। राइबोसोम बस प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा। समझ में आ गया। लेकिन
अब माइटोकॉन्ड्रिया को बोल दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया बस ऊर्जा बनाएगा और कोई काम नहीं कर सकता है। मतलब अकेले माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दिया जाए और किसी का सहारा नहीं ले तो यह अकेले माइटोकॉन्ड्रिया रह नहीं पाएगा। लेकिन कोशिका जो होती है ना, एक ऐसी इकाई होती है जो अकेले रह सकते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और वो एक कोशिकीय जीव बस कोशिका से ही अपना सारा काम करते हैं। श्वास भी ले लेते हैं, पोषण भी अपना कर लेते हैं, अंदर ऊर्जा का भी निर्माण करवा देंगे और अंदर जो भी प्रोटीन का संश्लेषण भी करवा देंगे। यानी कि एक कोशिका जो है एक कंप्लीट पैकेट है, इससे छोटा पैकेट मौजूद नहीं है जो सारा काम कर सके। इसीलिए कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कि यही बोल रहा है कि जीवों की सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कह रहा है कि जीव, जितने भी जीव मौजूद हैं, हम लोग हैं या गाय भैंस है या जितने भी जानवर मौजूद है, जितने भी कोशिका है उसमें सब में यही सब कोशिकांग पाए जाते हैं। आप लोग अच्छे समझ गए। मैं पादप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीव की बात कर रहा हूँ। पादप मतलब पेड़ पौधा। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। ठीक है, जब भी कोशिका के अंग का अध्ययन करेंगे तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखिए कि कोशिका की संरचना का भी अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। कोशिका के अध्ययन की सुगमता से दृष्टि से हम 3 भाग में बांट सकते हैं। अब देखिए, कोशिका को जब पढ़ना है तो कोशिका को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कोशिका को 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग में? अब ध्यान दीजिए कि एक हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कि अगर कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो पहले कोशिका झिल्ली के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो एक यह हो गया जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाद अब आ जाएगा क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य। और एक क्या हो गया? केंद्रक। एक क्या हो गया? केंद्रक। देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और ये हो गया केंद्रक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कोशिका के बारे में फिर हम लोग अंदर के अंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोशिका में यही ना है, कोशिका झिल्ली के बारे में आप जानना चाहेंगे। यह कोशिका द्रव्य किससे मिलकर बना होता है यह जानना चाहेंगे। केंद्रक क्या होता है यह जानना चाहेंगे, केंद्रक का क्या कार्य होता है। फिर इसके बाद जो अंग होते हैं उसके बारे में आप जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली क्या है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, तभी मैं आप लोग की कमी को दूर कर पाऊंगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका का बाहर का दीवार कह सकते हैं। कोशिका था और कोशिका के बाहर का यह कोशिका है, यह केंद्रक है। तो कोशिका के बाहर जो यह परत था, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका के, इस पे ध्यान दीजिएगा, मेरे चेहरे पे नहीं, यह कोशिका पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली और मुलायम लचीली झिल्ली होती है। यह बहुत पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली झिल्ली होती है। जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ वो आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, बहुत लचीली यह झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में इसे प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। तो जहां भी प्लाज्मा झिल्ली का नाम आ जाए समझ जाइएगा कोशिका झिल्ली को ही हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो प्लाज्मा झिल्ली का नाम आ जाए तो समझ जाइए कोशिका झिल्ली के बारे में बोल रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं लिख दे तो समझ जाइएगा प्लाज्मा झिल्ली के ही बारे में बोल रहा है। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, बोल रहा है कि अब यह झिल्ली, अब इस झिल्ली का काम क्या होता है। चलिए हम लोग अब लिखते हैं इस झिल्ली का काम क्या होता है। यह झिल्ली जो होती है जीवित और अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। यह झिल्ली क्या होती है? जीवित होती है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोशिका जीवित संरचना है, तो कोशिका झिल्ली जीवित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी जीवित संरचना होती है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। यह अर्ध पारगम्य होती है। यह क्या होती है? अर्ध पारगम्य होती है।
अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, पार मतलब पार करना, गम्य मतलब जाना, मतलब आधा पार कर जाना, इसे अर्धपारगम्य कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में भी बहुत सारा छेद होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देखेंगे तो पता चलेगा। यह क्या करता है कि जब अंदर का चीज़ कुछ बाहर जाना रहेगा या बाहर का चीज़ कुछ अंदर जाना रहेगा, तो कोशिका झिल्ली ही इसे चयन कर करके अंदर या बाहर आने जाने देती है, यानी कि चयन भी करती है। तो इसीलिए इसे अर्धपारगम्य और चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। चयन करने वाली, चयनात्मक झिल्ली, चयन करके अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, कि किसे अंदर जाने देना है, किसे बाहर जाने देना है। तो कोशिका झिल्ली जीवित संरचना होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली भी कहलाती है। ठीक है, आगे, इसमें किसी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता। सबसे मेन पॉइंट, स्थूलन नहीं पाया जाता। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। स्थूलन नहीं पाया जाता इसमें। स्थूलन मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो उसको जमा दे, उसको मोटा कर दे। तो कोशिका झिल्ली, खुद देखिए, कोशिका झिल्ली यहाँ पे अब छिद्र है और यहाँ पे जमाव हो जाएगा। अब बताइए, कोई चीज़ आ जा तो ना आ सकता है ना जा सकता है। तो स्थूलन अगर हो जाएगा कोशिका झिल्ली में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली में स्थूलन नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो क्वेश्चन आपको देगा क्या कोशिका झिल्ली में स्थूलन पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि नहीं, स्थूलन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया बताइए? मैंने कल पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एमनॉल और इरस्का ने किया था। तो माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तो यह दोहरी झिल्ली दिखाई देती है, दोहरी झिल्ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तो यह कैसी झिल्ली दिखाई देती है? दोहरी झिल्ली। यानी कि अभी तक मैंने इतना बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका की बाहर की एक झिल्ली होती है। भोजपुरी में हम लोग देखिए झिल्ली क्या बोलते हैं? प्लास्टिक एक होता है झिल्ली। अब कोई भी चीज़ जो अंग होता है वह झिल्ली में डालते हैं, पैक करते हैं, तो बाहर की तरफ होता है। समझ में आ गया? तो वह झिल्ली एक बाहर की संरचना होती है जो उसे सभी अंग को ढके रहता है, वही झिल्ली का काम है। तो कोशिका का झिल्ली कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली जो होता है इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जीवित संरचना होती है। यह अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, यानी कि आधा पार करने दे सकती है। ठीक है, कुछ कुछ पदार्थ को आने जाने देती है, सभी पदार्थ को नहीं, चयन कर करके, इसीलिए अर्धपारगम्य बोलते हैं। जो पदार्थ की जरूरत होगी वही पदार्थ को आने जाने देगा। स्थूलन नहीं पाया जाता है। स्थूलन मतलब मैं बता दिया कि वहां पे जमाव टाइप का, समझ में नहीं पाया जाता है, एकदम लचीला टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें दोहरी झिल्ली हमें दिखाई पड़ती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए क्या बोल रहा है? कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। अब आप लोग के सामने आ जाएगा कि लिपिड क्या है। समझ में आया? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का नाम सुना होगा अगर 7th 8th में आप लोग पढ़े होंगे तो। लिपिड और प्रोटीन क्या होता है? लिपिड जो होता है एक अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ। यह घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोग लिखिएगा। तो यह क्या होता है? अघुलनशील होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। और लिपिड का काम क्या होता है? लिपिड क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण करने में मदद करता है, ऊर्जा को बचाने में लिपिड मदद करता है। ठीक है, लिपिड का जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का जो नाम सुना होगा वह लिपिड ही है। समझ में आ गया? कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो लिपिड जो होता है क्या करता है कि अगर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिला दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जब यह लिपिड मिलता है ना, लिपिड मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है। और मैंने कल के क्लास में, पीछे क्लास में बताया है कि बहुत सारा कोशिका जब मिलता है तब जाके एक उत्तक बनता है ना, उत्तक बनता है बहुत सारा कोशिका मिलके। तो इस उत्तक के निर्माण में मदद कौन करता है? लिपिड मदद करता है। जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, लिपिड अघुलनशील पदार्थ है,
घुलता नहीं है, ठीक है। सामान्यतः लिपिड को आप आम भाषा में वसा बोल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। लिपिड को कोलेस्ट्रॉल जो नाम है वह लिपिड ही है एक प्रकार का। अब देखिए, लिपिड ऊर्जा संरक्षण में मदद करता है, विटामिन के अभिन्न अवयव को बनाने में मदद करता है और हार्मोन बनाने में मदद करता है। लिपिड का यह सब काम होता है, ठीक है। तो लिपिड के बारे में मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से पढ़ना होगा तो बुक में जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, लिपिड के बारे में सर्च कीजिएगा। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि कोई भी वर्ड हो उसको विस्तार से पढ़िए, विस्तार से पढ़िएगा तो आप लोग को अभी ही नहीं फ्यूचर में भी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन आएगा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए, इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में 1 परत लिपिड का रहता है। क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली में 2 परत प्रोटीन का, 2 परत प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड, 1 परत लिपिड का होता है, लिपिड का होता है। 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड जब मिलता है तब बनता है कोशिका झिल्ली। क्या मैं बोला? 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड का जब बनता है तब दो मिल के क्या बनता है? कोशिका झिल्ली। 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड का रहता है तब बनता है क्या? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली आपको समझ में आ गया। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। अब कोशिका झिल्ली में कब से रट रहा हूं, कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। मतलब कि सीमित झिल्ली मतलब कि जहां तक काम है वहां तक अपना काम करती है, ठीक है, सीमित में रहती है। देखिए, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है, कोशिका का आकार बनाए रखने में। अब बताइए कि अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहता तो यह सब जो अंग हैं, बीच बीच में राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे जीव द्रव्य है, इधर उधर, इधर कभी जाता कभी इधर आता, यानी कि कोशिका कब ऐसे 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 बनने लगती, यानी कि एक निश्चित शेप नहीं रहता। तो निश्चित आकार देने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली ही करता है, ठीक है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो आप लोग कॉपी पे वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है। मैंने पहला पॉइंट बताया कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो पहला कार्य कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। दूसरा कार्य, यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। तीसरा कार्य, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मुझे एक कील को ठोकना है, ठीक है। अब यांत्रिक सहारा मतलब कोई लाएगा और हथौड़ा लाके मुझे देगा, तो वह मुझे यांत्रिक सहायता दे रहा है। समझ में आ गया? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो इसीलिए अगर कोशिका के अंदर कुछ काम रहता है तो यांत्रिक सहायता कौन देता है? कोशिका झिल्ली देता है। समझ में आ गया? तो यांत्रिक सहारा देता है कोशिका को। अब देखिए, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रण करता है। यह तो बात मैंने पहले ही बताया कि भिन्न भिन्न पदार्थ को, बहुत सारा पदार्थ को बाहर आने में और अंदर आने में मदद कौन करता है? कोशिका झिल्ली ही करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली बाहर है और यही उसको चयन करेगा कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। तो अंदर आने बाहर जाने में मदद करता है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक है। तो जंतु कोशिका में यह किसके निर्माण में? सिलिया के। देखिए, जंतु कोशिका है तो बहुत सारा कोशिका में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे रोआ रोआ टाइप का, पैर टाइप का होता है जो आगे चलने में मदद करता है, तो वह सिलिया ओलिया होता है, ठीक है। सिलिया, फ्लैजिला, यही सब इसका नाम होता है। तो सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। तो क्वेश्चन देगा, सिलिया के निर्माण में कौन सहायक होता है? कोशिका झिल्ली। फ्लैजिला के निर्माण में कोशिका झिल्ली। माइक्रोविलाई, तीनों का नाम लिख दे रहा हूँ आप लोग समझिएगा। सिलिया ऐसे लिखा होता है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, फ्लैजिला, फ्लैजिला के निर्माण में यह अलग अलग चीज होता है कि निर्माण में मदद कौन करता है? कोशिका झिल्ली। जीवित कोशिका में यह हमेशा किस में होती है? जीवित कोशिका में होती है। मतलब मृत कोशिका में नहीं होती है। वैसी कोशिका जो मर गई है उसमें नहीं होती है, जो जीवित है उसमें होती है। तो सिलिया में, सिलिया के निर्माण में, माइक्रोविलाई के निर्माण में, फ्लैजिला के निर्माण में मदद कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो मुझे उम्मीद है कोशिका झिल्ली आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब कोशिका झिल्ली के आगे हम लोग अब पढ़ने जाएंगे कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। चलिए कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया, यह कोशिका है।
कोशिका यह झिल्ली है बाहर वाला, और यह केंद्रक है, और यह सब क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, सारे को कोशिका द्रव्य और यह केंद्रक के भीतर जो द्रव्य है, इसे दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में पढ़ा दिया था। और केंद्रक और इसके बीच के द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है ना, एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। तो गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, कैसा पदार्थ है, गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा होता है, और चिपचिपा पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। पारभासी होता है, पारभासी मतलब होता है कि आधा, जैसे तेल लगा हुआ कागज है। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज से आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने देता है और थोड़ा थोड़ा जाने देता है। ठीक है, उसे पारभासी कहते हैं, यानी कि पारदर्शी भी नहीं है, पूरा तरह से इसमें आप देख भी नहीं सकते हैं। अपारदर्शी भी नहीं है, अपारदर्शी होता है जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। पारभासी होता है जो थोड़ा थोड़ा, जिससे हम लोग देख सकते हैं। यानी कोशिका द्रव्य को आप लोग उठाएंगे और देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बाहर दिखाई देगा, तो पारभासी होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, पारभासी होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, समरूप नहीं होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, कोशिका द्रव्य समरूप नहीं होता है। समरूप मतलब सब जगह समान रूप में नहीं रहता है। समझ में आ गया, अलग, कहीं अलग हो गया, कहीं अलग हो गया। मतलब ये नहीं है कि कहीं से एक चम्मच उठाएंगे तो इसका एकदम समांगी मिश्रण होगा। समरूप और समांगी नहीं होता है। समांगी किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है। ठीक है, तो चीनी और पानी का, जैसे यह बोतल में चीनी और पानी का घोल रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं एक चम्मच निकालता हूँ, मान लीजिए यहाँ से काट के एक चम्मच निकालता हूँ, तो चीनी और पानी का जब अच्छे से घोल रहता है ना, तो आप यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, एक जैसा स्वाद रहेगा उसमें। समझ में आ गया, यानी कि समान रूप से मिला हुआ है, उसे कहते हैं समान अंग, यानी कि समांगी। समझ में आ गया, तो समांगी पदार्थ नहीं होता है। कोशिका द्रव्य को कहीं से आप निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी जगह एक ही रूप में रहता है। कहीं कोई अंग, कोशिका अंग पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता होगा। समझ में आ गया, तो इसीलिए यह समरूप नहीं होता है और समांगी नहीं होता है कोशिका द्रव्य। कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग होते हैं। यह कोशिका द्रव्य है, इसमें कोशिकांग, जैसे यह मान लीजिए राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तारक काय है। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो कोशिका अंगक होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सब पढ़ेंगे, अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यह सब कोशिका अंगक होते हैं कोशिका द्रव्य में ही, तो कोशिका द्रव्य में ही होगा। समझ में आ गया। यूकैरियोटिक कोशिका, अब देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिका होती है, जो कि आगे के वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग सब्र कीजिए, बस जो इसमें था इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जो भी यह सब कोशिकांग है ना, यह कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि इनके बाहर भी एक एक झिल्ली होती है। जैसे राइबोसोम है, एक झिल्ली हो गया, लाइसोसोम है, एक झिल्ली हो गया, गोल्जी का है, एक झिल्ली हो गया। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिका अंगक है, कोशिकांग है, सब झिल्ली युक्त होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं रहती, यानी कोशिकांग तो होते हैं लेकिन झिल्ली युक्त नहीं होती है। बहुत सारे कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता है। यह विकसित कोशिका है, बोल सकते हैं। जैसे हम लोग हम लोग में कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि यह विकसित कोशिका है और यह थोड़ी कम विकसित कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया। वायरस, विषाणु जिसे कहते हैं वायरस, वायरस में झिल्ली नहीं होती है, वायरस के बाहर झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें सजीव का लक्षण नहीं दिखता है। इसमें सजीव का लक्षण तब तक नहीं दिखता है जब तक वायरस बाहर पड़ा हुआ रहता है। वायरस जैसे ही किसी सजीव के बॉडी में इंटर करेगा, सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो वह सजीव की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, मशीनरी का काम करने लगता है, बहुगुणन का काम करता है। समझ में आ गया। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा भी कहा जाता है, यानी कि यह सजीव भी कहलाता है कभी कभी और यह निर्जीव भी कहलाता है कभी कभी। तो अगर हम लोग विषाणु
को बाहर है, किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया है तो वह तब तक निर्जीव है। जैसे ही सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है यह अपनी संख्या में बहुत वृद्धि करने लगता है और इसीलिए यह सजीव की तरह कार्य करने लगता है और उस समय विषाणु को हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक है, तो वायरस ये हो गया। अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे खनिज लवण हो गया, खनिज लवण पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो खनिज लवण और जल जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर, अरे कोशिका द्रव्य एक चिपचिपा पदार्थ है तो बहुत सारा चीज मिला होगा, जल मिला होगा, फिर खनिज लवण मिला होगा, बहुत सारा चीज मिला होगा तब ना गाढ़ा टाइप हुआ होगा। तो बहुत सारा चीज होता है तो वह चीज अकार्बनिक पदार्थ भी होता है और कार्बनिक पदार्थ भी होता है। वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं और वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहती है अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन यह सब जो होता है यह सब इसमें पाया जाता है। तो इसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ के रूप में रख दिए। यानी कि आप लोग अच्छे समझ गए कि कोशिका द्रव्य में खनिज लवण पाया जाता है, जल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुत सारा चीज पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग दो श्रेणी में बांट दिए कि कोशिका द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ जो कि खनिज लवण और जल होता है और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब कहलाता है। ठीक है, तो यह हम लोग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में अच्छे से आप लोग को बता दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति क्या होती है। ठीक है, अब देखिए पेड़ पौधे के बाहर जैसे जो भी पौधा आप लोग देखे होंगे बाहर एक कड़ी परत होती है, कड़ी परत होती है जो परत इस यह अंदर कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका की झिल्ली जो होती है इसकी सुरक्षा करती है। कड़ी परत होती है पेड़ पौधा के ऊपर आप लोग देखे होंगे परत होती है, एक कड़ी परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। यानी कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि यह जीव में नहीं पाई जाती है, यह केवल पादप में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जीव में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो मैं बता रहा हूँ, कोशिका भित्ति यह केवल पादप में पाई जाती है। यह काफ़ी मजबूत होती है। कोशिका भित्ति आप समझ गए होंगे कि शरीर के बाहर की परत में पाई जाती है ताकि अंदर के वीडियो थोड़ा कट गया, फिर देखते हैं। ये कोशिका भित्ति क्या मैं बोला कि बाहर की मजबूत परत का निर्माण करती है। समझ में आ गया? अब देखिए कोशिका भित्ति क्या हुआ कि पादप कोशिका चारों ओर से, अब सुनिएगा कोशिका भित्ति के बारे में मोटा मोटी मैंने बता दिया, अब बस बात सुनिएगा। 2 मिनट का लेक्चर है, कंप्लीट हो जाएगा, कोशिका भित्ति कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग कल का वीडियो में देखेंगे। पादप कोशिका जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना पदार्थ। जैसे बहुत सारा एक ही प्रकार के अणु जब मिलते हैं ना, बहुत सारा अणु मिलते हैं, बहुत सारा जब अणु मिलते हैं तो बहुत सारा अणु मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनता है। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है सेल्यूलोज। यानी कि कोई भी पदार्थ जो बहुत सारा पदार्थ से मिलकर बना रहता है वह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कहलाएगा उस पदार्थ का। समझ में आ गया? तो सेल्यूलोज शर्करा का पॉलीसेकेराइड होता है। शर्करा बहुत सारा मौजूद होता है। जो कपास आप लोग देखते हैं ना, रुई, कपास का रुई, उसमें करीब करीब 80% से ऊपर ही लगभग पाया जाता है क्या? सेल्यूलोज की मात्रा। तो सेल्यूलोज जो भी कागज वगज देखते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जो भी लकड़ी उकड़ी देखते हैं सेल्यूलोज पाया जाता है उसमें। तो सेल्यूलोज बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। सेल्यूलोज कैसा पदार्थ है? एक जटिल पदार्थ है, बहुत ही मजबूत पदार्थ है, एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता मतलब संरचना बनाने में मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये नहीं कि पेड़ पौधा ऐसे है इसको दबाएंगे तो पचक के पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वह एक मजबूत ढांचा तैयार करता है यह। ठीक है, सेल्यूलोज। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। सेल्यूलोज के ही कारण कोशिका भित्ति जो क्या होती है? जटिल होती है और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। ठीक है, निर्जीव होती है, सजीव नहीं होती कोशिका भित्ति।
अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं। देखिए कोशिका भित्ति में स्थूलन मौजूद होते हैं और कोशिका झिल्ली का जब मैं बात कर रहा था तो उसमें स्थूलन मौजूद नहीं था। ठीक है, तो स्थूलन मैंने क्या बताया कि कड़ापन, यानी कि मजबूत कड़ा हो जाएगा, वहाँ जमाव हो जाएगा और यहाँ स्थूलन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जटिल होता है और यहाँ स्थूलन जब होगा, जमाव होगा तो बाहर और अंदर ज़्यादा नहीं आ जा पाएगा, तो कोशिका भित्ति मजबूती प्रदान करेगा, एक दीवार की तरह खड़ा रहेगा, तो इसमें स्थूलन पाया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए मोटापन जिसे बोल सकते हैं, यह अर्धपारगम्य नहीं होता है। कोशिका भित्ति जो होता है अर्धपारगम्य नहीं होता है, यानी कि आने जाने वाला काम, करने देने वाला काम यह आधा नहीं करने देता है। अर्धपारगम्य कौन होता है? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? जो अंदर की कोशिका है इसको एक निश्चित रूप प्रदान करती है, पहला पॉइंट। तो कोशिका भित्ति के कार्य में पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा देती है और सहारा देती है। ठीक है, बाहर से मदद करती है। यह कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली की भी रक्षा कर रही है, क्योंकि कोशिका झिल्ली अंदर है, इसकी रक्षा भी कोशिका भित्ति कर रही है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति जो बाहर से रहता है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका कैसे सूखता है? कोशिका का द्रव ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो सूखने टाइप का हो जाएगा, यह जाने ही आने नहीं देता है, तो कोशिका को सूखने से बचाने में बहुत मदद करता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कोशिका के बारे में, थोड़ा सा कल पढ़ लिया था, आज कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने कोशिका अंग के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन किया। कल से हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, और कि राइबोसोम क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, कल से अच्छे से धीरे धीरे बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ेंगे विश्वास कीजिए उनको बायोलॉजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे पढ़ाने के बाद कहीं भी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हायर लेवल तक, रेलवे तक कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको मदद मिलता है कि नहीं, 100% मदद मिलेगा, इतना गारंटी देता हूं। अब एक दो क्वेश्चन बाहर अगर आता है तो वह एक दो क्वेश्चन कहीं से भी बाहर अगर आ जाएगा तो आप लोग उसको और अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने इतना सुनहरा टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।